हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल एचके स्टॉक। थ्रू दिस प्लेटफॉर्म मैं आपको सीबीएसई एंड आरबीसी बोर्ड क्लास 11th एंड 12th की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाता हूं। इसके रिगार्डिंग मैंने सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर रखा था। सॉलिड स्टेट यूनिट 1, इसमें मैंने आपको 1 से लेकर 7 लेक्चर तक करवा दिए थे और 2 प्रैक्टिस सेट डाल दिए थे। प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2। आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट 3 कराने वाला हूँ। इस प्रैक्टिस सेट के बाद में मैं आपको लेक्चर 8 अपलोड करूँगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन बिना कोई देरी किए हुए सेशन को शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट के रेस्पेक्ट में मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए। केबीआर का घनत्व, क्वेश्चन को देखो एक बार। केबीआर का घनत्व 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। हाँ, एकक उसका कोर की लंबाई, एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई 654 पिकोमीटर है। बताइए कि केवीआर फलक केंद्रित एकक फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में फलक केंद्रित कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होता है। ये अपन को साबित करना है, ये सिद्ध करना है, प्रूव करना है अपन को। होता है। क्वेश्चन की थीम को समझे। क्वेश्चन क्या है कि केवीआर का डेंसिटी दे रखा है, ये वाला। ए एक कोष्ठ का कोर की लंबाई ए दे रखी है, और अपन को ये बताना है कि ये केवीआर है ना, जो एफसीसी एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होता है, ये प्रूव करना है। यानी तो अगर अपन को पता कैसे चले इस बात का कि क्या फाइंड आउट करेंगे अपन, तो मैं बता दूं आपको। अगर कोई एकक कोष्ठिका के लिए जेड की वैल्यू 1 आए, तो इसका मतलब वो एससीसी एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलित होगा। अगर जेड की वैल्यू 2 आ जाए, फाइंड आउट आ जाए, तो अपन कहेंगे कि वो बीसीसी एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होगा। और जेड की वैल्यू अगर 4 आ जाए, तो अपन कहेंगे कि वो एफसीसी एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होगा। तो टोटल बात ऐसी है, इस क्वेश्चन के लिए अपन जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर अपने पास जेड की वैल्यू 4 आ जाती है, तो अपन कह देंगे कि वो एफसीसी एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होता है। राइट, इस तरह से। तो अगर फिर से समझो, अगर किसी क्रिस्टल के लिए जेड की वैल्यू 1 आए, तो अपन कहेंगे वो एससीसी एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होता है। अगर 2 आ जाए, तो कहेंगे बीसीसी एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होता है। और अगर 4 आ जाए, तो कहेंगे एफसीसी एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होता है। और लाइन ये लिखी हुई है, आप बताना, आपको देखो, बताइए के बी आर एफ सी सी क्रिस्टल कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होता है, ये बात बतानी है। तो अपन को जेड की वैल्यू निकालनी है अपन को। राइट, शायद क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और चलिए, तो मैं आगे बात करता हूँ। चलिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड राजस्थान बोर्ड 2012 में आया हुआ है, 2012 में आया हुआ है क्वेश्चन। चलिए, बिना कोई देरी के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्या क्या दे रखा है, गिवन क्या क्या दिया हुआ, क्या पहले उसको लिखेंगे अपन। डेंसिटी दे रखी है 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर घन, हाँ, पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और ए दे रखा है एकक कोर की लंबाई 654 पिकोमीटर। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करूँ, तो कुछ इस तरह का आएगा, देखो। पहले पिकोमीटर, पिको की जगह 10, क्या आ जाएगा, 654 इंटू 10⁻12 मीटर। और इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो 654 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ ये चेंज करना आपको आ गया होगा।
और अब देखिए इसके लिए एम क्या होगा, एम के बी आर के लिए, तो देखो के का तो होता है 39 मोलर मास और इसका होता है 80, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 39 प्लस 80 इज इक्वल टू 21 हाँ 119 119 हो जाएगा ग्राम पर मोल। ये ठीक है, चलिए मैं इन दोनों को हटा देता हूँ। यस, ग्राम पर मोल ये हो गया। एन ए वैल्यू अपने पास होती है 6.023 इंटू 10⁻23, ये पर मोल होता है साहब 23। कई बार यहाँ पर 3 की जगह 22 भी आता है यहाँ पर। और जेड अपन को फाइंड आउट करना है, इतनी चीज़ें अपने पास है और एक का और जेड फाइंड आउट करना है। चलिए बिकॉज फॉर्मूला लिखते हैं, बिकॉज डी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब एन ए, ये अपना फॉर्मूला है। यहाँ से अपन जेड बाहर निकाल लेते हैं, जेड इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई ए क्यूब इंटू एन ए डिवाइडेड बाई एम। तो देखिए शुरू करते हैं लिखना, डी की वैल्यू क्या है 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है 654 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर और वेट सेंटीमीटर। ए की वैल्यू है एन ए की वैल्यू 23 10⁻23 पर मोल, मोल इन। चलिए और एम होता है 119 ग्राम पर मोल। चलिए इतनी बातें हो गई हैं, अब इसको अपन कट करते हैं। देखो ग्राम से ग्राम गया, मोल से मोल गया, पहले आपको यूनिट काटना है, ये पर सेंटीमीटर क्यूब है और ये सेंटीमीटर क्यूब होगा तो ये गया। अब देखो सभी यूनिट्स कट चुकी हैं, इसका मतलब अपने पास एक नंबर आने वाला है और नंबर के संख्या आने वाली है और संख्या के साथ कोई यूनिट नहीं आती। अब क्या क्या बच गया वो देखो, 2.75 बच गया, 654 क्यूब लगा देता हूँ मैं, और ये 10 है ना 10⁻10, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आ जाता है, मतलब पावर के ऊपर पावर आता है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है 10 और 3 तो 30 हो जाएगा। ये देखिए 6.023 इंटू 10⁻23, ये तो ऊपर की साइड में बच गया, नीचे 119 बचा। अब इसको आप सोल्व करना, क्योंकि केमिस्ट्री ख़त्म हो गई है, ये सिर्फ एक मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन का पार्ट रह गया है। फाइनल में जो आंसर आता है वो मैं बता देता हूँ, आप अपने लेवल पे सोल्व करना है इसको। फाइनल में जो यहाँ पर आंसर आएगा वो आएगा 3.9, जिसको अप्रॉक्सीमेट अपन 4 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी आ गई साहब, 4 आ गई है। इसका मतलब जिसके लिए जेड की वैल्यू अब 4 आती है वो किस में कैसे करता है, एफसीसी में। इसलिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, उसको पढ़िए आप, चीज़ों को देखिए एक बार। के बी आर बताना आपको, के बी आर एफ सी सी का कोष्ठका में क्रिस्टलीकृत होता है। तो 4 जेड की वैल्यू 4 आने से अपने पूर्व हो गया ये बात कि के बी आर एफ सी सी का कोष्ठका में फलक केंद्रित एक कोष्ठका में क्रिस्टलीकृत होता है। तो ये लाइन भी अपन नीचे लिख देते हैं एक बार, आप लोगों की सुविधा के लिए मैं लिख देता हूँ एक बार, क्योंकि यहाँ जेड इज इक्वल टू 4 होता है, अतः के बी आर एफ सी सी, इसकी जगह फलक केंद्रित घनीय का कोष्ठका लिख सकते हैं, एफ सी सी एक कोष्ठका में क्रिस्टलीकृत होता है, राइट। चलिए ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है जो कि 2012 में आया था राजस्थान बोर्ड में। अब अगला क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, सप्लीमेंट्री एग्जाम में आया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेन एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन था, सप्लीमेंट्री एग्जाम का लेवल का क्वेश्चन नहीं था। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा क्लिकिंग माइंड चाहिए था, साथने चाहिए थोड़े माइंड में। अब आपके सामने देखो लिख ही देता हूँ मैं, समझना
मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका यही है, पहले क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद के लेवल पे सोल्व करके देखिए, फिर आपको नहीं समझ आए तो फिर सॉल्यूशन देखना है। तो क्वेश्चन को पढ़ करके डायरेक्ट सॉल्यूशन देखोगे तो इन क्वेश्चंस को आप रट तो लेंगे, लेकिन इनकी थीम को समझ नहीं पाएंगे। यहाँ तो आप देख देख के काम कर लेंगे, फिर बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, इसलिए माइंड में थोड़ा उलझन पैदा होने दो, थोड़ा माइंड में शार्पनेस आने दो। और इसका एक ही तरीका है, क्वेश्चन को पढ़ करके पहले अपने लेवल पे सोल्व करें, जब क्वेश्चन आपको नहीं आए तो फिर सॉल्यूशन देखें। राइट, चलिए। यौगिक है, यौगिक है MAXB में X फलक केंद्रित एक कोष्ठका व्यवस्था में है। फलक केंद्रित घनीय, जिसको अपन FCC भी कहते हैं, व्यवस्था में है। ठीक है, इसकी एक कोशिका को चित्र में दिखाया गया है। इसकी एक एकक कोशिका को चित्र में दिखाया गया है। अभी एक चित्र बनाएंगे, इस क्वेश्चन के लिए दिखाया गया है। क्या पूछा जा रहा है, इसका मूलानुपाती सूत्र क्या है, इसका मूलानुपाती सूत्र क्या है, जरा समझना मेरी बात। पता कैसे चलेगा मूलानुपाती सूत्र का? देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अब एक छोटी सी बात सुनना, अगर अपने पास MAXB के लिए ए की और बी की वैल्यू आ जाए, मेरी बात ध्यान से सुनना, MAXB में ए और बी की वैल्यू आ जाए तो अपन ये मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं। इसको अपन एम्पेरिकल फॉर्मूला भी बोलते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब कैसे, किस तरह ये आने से कैसे निकलेगा उसको समझो। जैसे मान लो मैंने लिखा C6H6 और आपको कहा कि ये देखो, यहाँ पर मैंने ए और बी की जगह क्या लिख लिया, 6 6। अब इसका मूलानुपात से कैसे आएगा, कट कट करो, 6 को 6 से कट कर दो, बचेगा CH। यानी ये बेंजीन है और बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया, CH हो गया। और देखो मेरे पास ग्लूकोज है, C6H12O6। इसका मूल, ये तीनों डिजिट किससे कट सकती हैं, 6 से कट सकती हैं। तो यहाँ तो एक, यहाँ 2 और यहाँ 1। तो देखो C के साथ तो 1 आएगा, H के साथ 2 और O के साथ भी 1 आएगा। 1 को अपन दिखाते नहीं है, तो इसका मूलानुपाती सूत्र ये हो गया। तो टोटल बात ऐसी है कि अपने पास A की और B की वैल्यू आ जाए तो अपन मूलानुपाती सूत्र फाइंड आउट कर सकते हैं। शायद चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ये बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र है, इनको ईजी कर दिया गया, कट करके सरलीकरण कर दिया गया इनका। इसका भी सरलीकरण करके 6 को 12 को 6 को इनको मतलब सरल ईजी करके इस फॉर्मेट में लेके आ गए। और ये क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र होता है। राइट, तो अपने को क्या करना है, इस कंपाउंड, मेरी बात ध्यान से सुनो, MAXB ये कंपाउंड है, इसके अंदर ए की और बी की वैल्यू आ जाएगी तो अपन कट करके ये निकाल लेंगे। तो शायद चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। तो अपना टारगेट ए और बी की वैल्यू निकालना है। तो इन सब को हटा दिया। देखो अब करना क्या है, देखो FCC, हाँ एक चित्र, देखो ये चित्र बना रहा हूँ, चित्र से आपको चीज़ें समझ में आएगी कौन कहाँ पर है। ये एक यूनिट सेल, ये क्वेश्चन सप्लीमेंट्री एग्जाम में आया था, मैं आपको पहले ही इंडिकेट कर दूं। राजस्थान बोर्ड सप्लीमेंट्री 2012, सप्लीमेंट्री 2012 में आया था ये क्वेश्चन। राइट, अब देखिए डायग्राम में क्या दे रखा है, अपन को जो M पार्टिकल है ना, M, ये M पार्टिकल इस बॉक्स के रूप फॉर्मेट में रखेंगे अपन। तो ये 4 जगह तो यहाँ पर M पार्टिकल, किनारे के मध्य, एकक कोष्ठका में किनारे के मध्य 4 जगह हैं ये पार्टिकल।
और ए का बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच यहाँ पर। ठीक, ये तो एम हो गया। अब एक्स देखो कैसे है, एक्स है, एक मिनट वेट करें आप थोड़ा सा, एक्स को लिख रहा हूँ, एक्स पार्टिकल है वो इस फॉर्मेट में रखेंगे, ऐसे वाले पार्टिकल में। वो देखो 8 तो कॉर्नर्स पे है, 1 2 3 3 4, और 4 इनके जस्ट नीचे, 1 2 3 और 4, देखो 8 हो गए। चलिए शुरू करते हैं अपन। अब कौन कहाँ पर है तो देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एम परमाणु किनारे के मध्य, ध्यान रखना एक छोटी सी बात और सुन लो आप यहाँ पर, एक ये यूनिट सेल में बना रहा हूँ, ध्यान देना मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ। परिस्थितियाँ कमज़ोर हो सकती हैं लेकिन उनको संघर्ष करके उनके खिलाफ लड़ा जा सकता है। देखिए किनारे पर जो पार्टिकल है वो देखो दो एक कोशिकाओं से टच में ही है। अब ये कितने के टच में हो सकता है, मेरे कहने का मतलब ये किनारे के मध्य जो पार्टिकल होता है, अभिविकर्ण होता है, वो कितने एक कोशिकाओं को टच कर सकता है, दो तो ही होगी, एक के ऊपर आ जाएगी और एक दो के ऊपर, यानी ये टोटल कितने को टच कर सकता है, 4 को। खुद याद करो एक बार, एक चौक के डब्बे का इमेजिनेशन बनाओ अपने माइंड में, और चौक के डब्बे के किनारे पे मैंने अभिविकर्ण रख दिया मान लो। अब एक चौक के डब्बे से एक दूसरा चौक का डब्बा टच करो तो किनारे पे रखा अभिविकर्ण टच करेगा, दो टच करेंगे और दो इनके ऊपर रखो तो कितने हो जाएंगे, 4। यानी किनारे पर जो अभिविकर्ण रखा जाएगा, जैसे यहाँ पर ये अभिविकर्ण है, वो 4 एका कोशिकाओं को 4 चौक के डब्बों को टच करेगा, तो 4 को टच करेगा तो एक को कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, 1/4। एक भाई टोटल एक है वो 4 में बटेगा तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 1/4। जितने के में टच करेगा उस हिसाब से डिवाइडेशन हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एम परमाणु की संख्या, एम परमाणु 4 तो कहाँ पर है, किनारे पर, ध्यान देना, और एक का योगदान कितना है, 1/4, और एक केंद्र है, केंद्र का किसी से भी कोई टच में नहीं होगा, ये वाला किसी के भी टच में नहीं होगा, ऐसे कैसे आ गया है, तो इसको कट करो, ये 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, थोड़ा सा ध्यान दो, मैंने पूरा नहीं बनाया था ये चित्र। एक्स परमाणु कहाँ पर है, कोनों पर है, और फलकों के केंद्र पे भी है एक्स परमाणु, देखो इस फलक के केंद्र पे आ गया, इस फलक के केंद्र पे आ गया, इस पे आ गया, इस पे आ गया, एक इधर वाली फलक और एक इधर वाली फलक, तो देखो 6 तो फलकों के केंद्र पर, 8 कोनों पर है। तो अब मैं आगे लिख रहा हूँ, एक्स परमाणु की संख्या निकाल रहा हूँ। देखो एम परमाणु तो 2 आ गए, जरा वेट करें आप, एक्स परमाणु की संख्या, एक्स परमाणु कहाँ पर है, कोनों पर है, और एक का योगदान 1/8, 6 फलकों के केंद्र पे है, एक का योगदान 1/2। ऐसा मैंने पीछे के लेक्चर में बहुत बताया आप लोगों को, तो आप इनको कट कर लीजिए एक बार, आप 8 से 8 चला जाएगा, 2 से 3 3 आ जाएगा, देखो ये तो 1 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, तो चलिए अपन लिख लेते हैं फिर 1 + 3, तो टोटल कितना आ जाएगा, 4। तो इस कहने का मतलब एम की वैल्यू तो कितनी आई, 2, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 4, तो इसलिए यौगिक का सूत्र, देयरफॉर देखो एम की जगह तो ये ऐसे था ना अपना, MABXB ये वाला, तो देखो इसको सोल्व कर रहे हैं, एम की जगह तो आ गया 2 और एक्स की जगह आ गया 4, इसलिए यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, अब इनको कट करो, ये कितने से कटेंगे, 2 से कट जाएंगे, तो ये तो 2 से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और ये 4 2 से कटेगा तो 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा MX2। ये सब आपका मूलानुपाती सूत्र आ गया है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, राजस्थान बोर्ड सप्लीमेंट्री 2012 में आया हुआ है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझें एक बार।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से ध्रुवीय आणविक ठोस है? निम्न में से कौन ध्रुवीय आणविक ठोस हैं? ऐसा क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन आपका राजस्थान बोर्ड 2013 में आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड 2013 में आया हुआ है। चलिए, क्वेश्चन में क्या क्या था वो देखिए। ठोस सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ठोस अमोनिया, आयोडीन क्रिस्टल, ग्रेफाइट, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अब देखिए कौन कौन ध्रुवीय है। देखिए एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ मैं आपको। जिसके लिए म्यू इज इक्वल टू 0 आता है वो अध्रुवीय होता है। ध्यान देना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जिसके लिए म्यू नॉट इक्वल टू 0 आता है वो ध्रुवीय होता है। अब आप सोच रहे हैं कि सर म्यू क्या है? म्यू द्विध्रुव आघूर्ण है। अच्छा, द्विध्रुव आघूर्ण क्या चीज़ होता है, यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। आपने इसके बारे में 11th क्लास में यूनिट 4 के अंदर सीखा होगा, और यूनिट का नाम है और रासायनिक बंध व आणविक संरचना। चौथी यूनिट थी 11th क्लास के अंदर। वहाँ पर आपने डायपोल मोमेंट के बारे में बहुत बढ़िया से सीखा होगा। वहाँ पर अपन सीखते हैं कि जिसके लिए म्यू का मान 0 आ जाता है, डायपोल मोमेंट को म्यू से शो करते हैं अपन। किससे? म्यू से डायपोल मोमेंट को। जिसके लिए म्यू का मान 0 आ जाता है वो अध्रुवीय होता है, और जिसके लिए म्यू का मान 0 नहीं आता है, मतलब जैसे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, म्यू की कुछ ना कुछ, 0 नहीं हो, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो उसको अपन ध्रुवीय बोलेंगे। राइट। तो यहाँ पर देखो अपने पास दो ही कंपाउंड है, एक तो SO2 और एक अमोनिया, जिसके लिए म्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। बाकी सबके लिए देखो, इसके लिए म्यू इज इक्वल टू 0 होगा, इसके लिए भी म्यू इज इक्वल टू 0 होगा, और इसके लिए म्यू इज इक्वल टू 0 होगा। तो अपन को बताना क्या है? ध्रुवीय। तो इसका मतलब ध्रुवीय दो ही हैं अपने पास। तो यहाँ पर देखो ध्रुवीय आणविक ठोस कौन कौन हुए? एक तो ठोस CO2 SO2, सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 लिख सकते हैं, और एक हुआ ठोस अमोनिया, जिसको अपन आई मीन टू से दैट NH3 कह सकते हैं अमोनिया को। ये दोनों इसमें हो गए। तो बाकी किस में जाएगा? फिर अध्रुवीय में चले जाएंगे, बाकी अध्रुवीय में चले जाएंगे। राइट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया है, और आपका राजस्थान बोर्ड 2013 में आया हुआ क्वेश्चन। राइट। चलिए मैं अगला क्वेश्चन नोट डाउन करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझिए एक बार। अगला क्वेश्चन है, षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र हेतु षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र हेतु अक्षीय कोणों के मान लिखिए। अक्षय कोणों के मान लिखिए, ये वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखो, अक्षय कोण पूछ रहा है, और अपन एक 7 क्रिस्टल तंत्रों की एक टेबल पढ़ी थी, 7 क्रिस्टल तंत्र, संभव विविधताएं वगैरह ऐसा कुछ करके, जिसको अपन CTOR HMT बोलते हैं। ध्यान देना एक बार। इस क्वेश्चन का मैं आंसर लिखने के लिए यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन कॉर्नर बना रहा हूँ, इधर से आपको कुछ भी नोट नहीं करना है। CTOR
RHMT। ये क्या था? इसको 1 नंबर बोलते हैं। ये 2, 3, 4, 5, 6 और 7। मेरी बात ध्यान देना एक बार। इसको बोलते हैं क्यूबिक, क्यूबिक को बोलते हैं घनीय। मैं धीरे धीरे सब बातें लिख रहा हूँ। टेट्रागोनल को बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन द्विसमलंबाक्स। T4 टेट्रागोनल होता है, इसको द्विसमलंबाक्स बोलते हैं। द्विसमलंबाक्स। एक सेकंड वेट करें, मैं थोड़ा वापस से लिखता हूँ इसको। द्विसमलंबाक्स। ऑर्थोरोम्बिक है, इसको बोलते हैं विषम लंबाक्स। ये रोम्बोहेड्रल है, इसको बोलते हैं त्रिसमंताक्स। आप अपनी बुक में भी टेबल को जाके देख सकते हैं। ये हेक्सागोनल षटकोणीय होता है, ये मोनोक्लिनिक एकंताक्स होता है, और ये ट्राइक्लिनिक त्रिंताक्स होता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया वो देखिए। आपको अभी तो अक्से कौन पूछा गया, लेकिन इसको याद करने का तरीका क्या है वो समझा रहा हूँ। चलिए मैं थोड़ा सा इनको रब करता हूँ। देखिए इधर तो मैं बनाता हूँ दूरियाँ, अक्षीय लंबाई या अक्षीय दूरी, और इधर बनाता हूँ अक्षीय कोण। अक्षीय लंबाई अक्षीय दूरी एक ही बात है। मेरी बातें ध्यान से सुनना। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बता रखी थी, 0, 120, 122। तो देखिए यहाँ पर A = B = C, और षटकोणे पूछा आपको क्वेश्चन के अंदर, तो A = B = C। तो देखिए इनके नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर के 7 तक। ध्यान देना, 1 से लेकर के 7 तक नंबर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर देखो कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा है, 5वें नंबर पे। तो इसका नंबर काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5। 5 नंबर पे 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसको कट करना है राइट साइड से एक बार। तो कट कर दिया, तो इसका मतलब इसके लिए अक्षय लंबाई तो ये हो गई। लेकिन पूछे क्या है, कोण पूछे हैं। अक्षय कोण पूछा है, तो ध्यान देना एक बार। अक्षय कोणों के लिए क्या बताया था मैंने? अक्षय कोणों के लिए मैंने एक कहानी सुनाई थी आपको कि शुरू वाले 3 अल्फा, इसको तो मैं हटा देता हूँ। देखो इसका कोई मीनिंग नहीं है, मैंने आपको तरीका बता दिया है। और बाकी ये टेबल जब बताई थी तो कैसे बताई थी, वहाँ पर भी आप जा सकते हो। अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा और गामा। तीनों बराबर के भी होते हैं और 90 डिग्री के भी होते हैं। मेरी बात ध्यान देना। शुरू वाले 3 हो गए क्लियर। अब चौथे नंबर वाला क्या बना रहा हूँ, अल्फा, बीटा और गामा। तीनों बराबर के तो होते हैं, लेकिन 90 डिग्री के नहीं होते। 4 याद हो गए होंगे आपको। क्या बताया आपको, शुरू वाले 3 बराबर के भी होते हैं और 90 के भी होता है। ये वाला बराबर का होता है लेकिन 90 का नहीं होता। अब नीचे आ जाओ लास्ट वाले में, अल्फा, बीटा, गामा = 90। इसमें ऐसा नहीं होता, तीनों बराबर के भी नहीं होते और 90 के भी नहीं होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुन लेना। मैं शुरू वाले 3 बता रहा हूँ बराबर के और 90 के। चौथे वाला बराबर का तो होता है लेकिन 90 का नहीं होता है। लास्ट वाले बराबर के भी नहीं होते और 90 के भी नहीं होते हैं। अब बचे 2। ये देखो इस, हाँ बचे 2। एक बार मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसका कोई मीनिंग नहीं अभी, वापस लिख देंगे फिर। चलिए इसमें देखो, अब इसमें 2 बचे, षटकोणीय बचा और एकंताक्ष। इन दोनों में वेरिएशन है। इसमें अल्फा और बीटा 90 का होता है, इसमें अल्फा और गामा 90 का होता है। तो इसमें अल्फा बीटा 90 का है, तो इसमें अल्फा गामा। अब इसमें बच कौन गया, गामा, वो 120 का होता है। इसमें बच कौन गया, बीटा, वो 90 का नहीं होता है। इन दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ के बेस पे क्वेश्चन भी करवाया था मैंने आपको थ्योरी में, ध्यान रखना। इसमें अल्फा बीटा 90 का होगा तो इसमें अल्फा गामा 90 होगा। तो इसमें बच कौन गया, गामा, वो 120 का है। इसमें कौन बच गया, बीटा, वो 90 का है। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको याद हो जाएगी। अब अपना क्वेश्चन करना षटकोणे का। इसमें अक्षय कोण पूछा है, तो षटकोणे 5 नंबर पे है। देखो इसमें क्या है, आंसर क्या लिखेंगे, अक्षय कोण = अल्फा और बीटा
90 डिग्री और गामा 120 डिग्री। ये हो गया। ये वाला क्वेश्चन इसको लिख रहा हूँ मैं, इधर लिख लेता हूँ। राजस्थान बोर्ड 2015 में आया था, 2015 में आया हुआ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। मतलब मैंने आपको किस तरह से टेबल बनानी थी वो तरीका बता दिया आपको। फिर से देखो बेटा, क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक थ्योरी का कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर, बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आने वाले हैं और क्वेश्चन सोल्व करने हैं आप लोगों को। इसलिए क्वेश्चन सोल्व करने के तरीके ढूंढो। वहाँ पर क्या है कि जब आप क्वेश्चन करते हैं तो थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम्स आती, वो भी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, क्या चीज़ अपन भूल सकते हैं वो भी पता चल जाता है क्वेश्चन करने पर। इसलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट और भी आते रहेंगे। मतलब आराम से एक चैप्टर के 10 से 15 प्रैक्टिस सेट होंगे और उनमें क्वेश्चंस ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि मैं हमेशा 3-4 क्वेश्चन ही कराऊंगा, ज़्यादा भी कराऊंगा। अभी कि थोड़े थोड़े क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो। जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं क्वेश्चन 8-8, 10-10 भी डालने लग जाऊंगा प्रैक्टिस सेट के अंदर, और थोड़े स्पीड से डालूंगा तो कम समय में होंगे वो। चलिए, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझो। ये 5th नंबर का क्वेश्चन है। त्रिंताक्ष क्रिस्टल के अक्षीय दूरियों व अक्षीय कोणों के मान लिखिए। कोणों के मान लिखिए। वही टेबल काम आएगी। देखो, इस टेबल के रेस्पेक्ट में मैंने थ्योरी में भी क्वेश्चन कराया था, 2 क्वेश्चन ये करा रहा हूँ। और यह वाला जो क्वेश्चन आपका राजस्थान बोर्ड 2016 में आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के कराए हैं, पांचों की पांचों ही। अब देखिए क्या क्या बताना आपको। अक्षय दूरियां बतानी है और अक्षय कोण बताना है। तो पहले तो देखिए त्रिंताक्ष कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा मतलब इस वीडियो के बैक में चलते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन कराया था, पिछले वाला क्वेश्चन कराया था, उस पर चलते हैं एक बार अपन। इसमें देखो त्रिंताक्ष 7वें नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 7 नंबर पे है। ठीक है, और 7 नंबर पे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। ध्यान देना, मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ 2, यानी ए बी सी लंबाई को 2 बार कट करना है। तो चलिए मैं इसको तो कट कर देता हूँ। और अक्षय कोणों में देखो, देखो ए बी सी लंबाई को तो 2 बार कट करना है अक्षय दूरियों के लिए। और कोण देखो, तीनों बराबर के भी नहीं है और 90 के भी नहीं है। इसका भी मैंने तरीका बता दिया था याद करने का। तो दोनों चीज़ें मैं लिख रहा हूँ। चलिए, अक्षय दूरियाँ याद करने का तरीका आपको मैंने बता ही दिया। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, दोनों बार कट करना है। तो देखो ये लो, इधर से इधर से, यानी तीनों लंबाई अलग अलग हैं। ठीक है, यस, अक्षय कोण, अक्षय कोण अल्फा, बीटा और गामा। और ये 90 लिख रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ज़रा वेट करें, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तीनों इक्वल भी नहीं होते और 90 डिग्री के भी नहीं होते, ये वाला है। तो अगर मैं इसके लिए एक लाइन बोलूँ इस त्रिंताक्ष क्रिस्टल तंत्र के लिए, तो वो लाइन क्या होगी? ध्यान से देना। यह सर्वाधिक असममित क्रिस्टल तंत्र होता है। इस लाइन को ध्यान से सुनना, सर्वाधिक असममित। अच्छा, तो सर्वाधिक असममित का मतलब है तीनों लंबाइयां भी अलग अलग हैं और तीनों कोण भी अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें तीनों कोण, तीनों लंबाइयां बराबर होगी, तीनों कोण भी बराबर होंगे, वो सर्वाधिक सममित होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और मैं कहूँगा उसके लिए घनीय। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। यहीं पे आपके नॉलेज के लिए, घनीय क्रिस्टल तंत्र आपके नॉलेज के लिए, इसकी सन से कोई लेना देना नहीं है, अलग से लिख रहा हूँ।
घनीय क्रिस्टल तंत्र सर्वाधिक सममित होता है, मोस्ट सिमेट्रिक होता है, तंत्र होता है। सातों में टोटल 7 हैं, जिनमें जो त्रिंताक्ष है वो तो सर्वाधिक असमित होता है, और जो घनीय क्रिस्टल तंत्र है वो सर्वाधिक सममित होता है। चलो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। क्योंकि इसके लिए क्या होता है, देखो इसके लिए क्या होता है, ए बी सी तीनों इक्वल होता है, और अल्फा बीटा गामा तीनों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो देखो तीनों लंबाइयाँ इक्वल होती हैं, तीनों कोण भी इक्वल होता है। और इसमें इसमें क्या होता है, त्रिंताक्ष में क्या होता है, त्रिंताक्ष में उल्टा है, तीनों लंबाइयाँ अलग अलग हैं और तीनों कोण भी अलग अलग हैं। चलिए मैं फालतू की चीज़ों को इरेज कर देता हूँ। यह आपके नॉलेज के लिए थी चीज़ जो मैंने लिख दी है। चलो इसको तो लिखते रहने दो। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर अपन इतना रखेंगे, बाकी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में करेंगे, और मैं आपको लेक्चर 8 भी अपलोड करने वाला हूँ। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर मोर एंड मोर एंड लाइक इट ऑल्सो।